हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पुलिस के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट देख चुके थे। हमने कल देखे थे आपके भौतिक विज्ञान के जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में और यूपी एसआई की परीक्षा में पूछे गए थे। उसी प्रकार से जो क्वेश्चन अब नए क्वेश्चन हमारे जो बनेंगे वो आपके आज पार्ट नंबर 2 इसी का, यानी कि पहले हमने भौतिक विज्ञान देखा था, तो आज आपको थंबनेल पर प्रस्तुत हो रहा है, दिख रहा है क्या का आज का टॉपिक हमारा रासायनिक विज्ञान। तो आज हम क्वेश्चन रासायनिक विज्ञान के ऊपर करेंगे। तो सभी लोग आ जाइएगा क्लास में और यह ध्यान से समझिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वही हमारी प्रश्न श्रृंखला तो लगातार सीरीज आपकी प्रस्तुत रहेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया डेली 1 से 1.5 घंटे आप दे दीजिएगा। 1 से 1.5 घंटे में आप लोगों की जी के एक मजबूत रीप रख देंगे। अगर आपने 10 पार्ट नहीं देखे हैं इसके आपके प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल के, तो आप पहले उनको 10 प्रैक्टिस सेटों को देखिएगा। ये प्रीवियस ईयर जब हम आपको समाप्त करा देंगे, यानी कि देखिएगा इस प्रकार के प्रीवियस ईयर, यानी कि इतने टॉपिक पे हम बात करेंगे। इसमें से हम एक टॉपिक समाप्त कर चुके हैं जो मैंने आपको बताया था कि मैं 3 पार्टों में इसको पढ़ाने वाला हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के पार्टों में मैं इसको पढ़ाने वाला हूं। तो बायो के हम 2 पार्टों में लेंगे और फिजिक्स के आपका एक पार्ट हो गया, केमिस्ट्री का एक पार्ट हो गया। तो जितने भी देखिएगा कितने कितने बेहतरीन आपके टॉपिक जो आते हैं, इतने टॉपिक से ये कुल टॉपिक हो गए आपके और कुल टॉपिक आपके ये हो गए। यहां से लेके यहां तक देखिएगा इन सभी टॉपिकों पर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलने वाली है। ठीक है, कोई भी रुपए पैसा नहीं जाने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलने वाली है। तो इन सभी टॉपिकों पर जो क्लास चलने वाली है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। यही टॉपिक आपको बेहद इंपॉर्टेंट श्रृंखला की ओर ले चलेंगे, आपको सिलेक्शन दिलवा देंगे। देखिएगा एक एक स्पेशल टॉपिक है। देखिए ध्यान से मैंने आपको बताया था कैसे कैसे हम इसको पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक, मानवाधिकार जैसे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के पेपर में आए हैं मानवाधिकार से। तो ये वो टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री। अगर हम केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें तो केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, पहली बात तो हमारे हो जाती है कि केमिस्ट्री का आखिर जनक किसे कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो लेविजियर को, यानी कि एंटोनी लेविजियर को केमिस्ट्री का जनक कहते हैं। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि क्यों कहते हैं, यानी कि क्यों कहते हैं। तो प्रश्न तो ये भी हमारा बन सकता है कि आखिर एंटोनी लेविजियर ही में ऐसा क्या था जिन्हें केमिस्ट्री का जनक कहते हैं। जैसे फिजिक्स का जनक किसे कहते हैं, न्यूटन को कहते हैं, गैलीलियो को कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को भी फिजिक्स का जनक कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दहन में ऑक्सीजन की खोज की थी। तो दहन में ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज की थी किसने की थी, आपके दहन में ऑक्सीजन की खोज करने वाले व्यक्ति थे एंटेनो लेविजियर, यानी कि कह सकते हैं लेविसियर भी कह सकते हैं, लेविजियर भी कह सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने दहन में ऑक्सीजन, इन्होंने बताया था कि किसी भी चीज को जलने के लिए उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जैसे प्रैक्टिकल अगर हम करें तो प्रैक्टिकल हम इसमें कर सकते हैं कि देखिएगा एक बॉक्स लीजिएगा, उसको चारों तरफ से बंद कर दीजिएगा, उसमें फिर अग्नि जलाइएगा तो वो नहीं जलेगी। क्या है, नहीं जलेगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो उसमें अग्नि जलेगी नहीं। तो इन्होंने दहन में ऑक्सीजन की खोज करी थी। लेकिन अगर ओवरऑल मैं बात करूं, अगर ऑक्सीजन की खोज की अगर बात करें कि ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी, तो जोसेफ प्रस्टे ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, तो जोसेफ प्रस्टे ने ऑक्सीजन की खोज की थी और जो एंटोनियो लेविजियर जो थे इन्होंने दहन में ऑक्सीजन की खोज करी थी। यानी किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रतिशत पाई जाने वाली ऑक्सीजन यानी कि 46% ऑक्सीजन पाई जाती है। दूसरी आपकी सिलिकॉन पाई जाती है। कौन सी, सिलिकॉन पाई जाती है। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा कौन सी आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, दूसरे नंबर पर आपकी सिलिकॉन पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। ठीक है, देखिएगा साइंस अगर आपको और अच्छी तरीके से पढ़नी है, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़नी है, तो यूपी पीसीएस के प्रैक्टिस सेटों में हमने आपको टोटल की टोटल कंप्लीट 15 वीडियो हैं। अगर आपको बहुत डीप में पढ़नी है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, वरना आपके लिए ये सेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सब प्रश्न यूपीएसआई के बैच नंबर 3 का प्रश्न है 2017 में। ठीक है, याद रखिएगा किसका प्रश्न है, यूपीएसआई का। तो प्रश्न देखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर, प्रश्न पे मूव करते हैं। क्या कहता है प्रश्न, परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व यानी कि आवर्त सारणी की तालिका में किस ब्लॉक से संबंधित है। यानी कि प्रश्न सिर्फ इतना है कि परमाणु क्रमांक 46 वाला जो एलिमेंट्स होगा वो किस ब्लॉक में होगा। मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपको मैंने उस सीरीज में बताया था। यहां से हम शुरुआत करते हैं, कैसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु। परमाणु की अगर बात करेंगे, परमाणु की खोज किसने करी, तो परमाणु की खोज की रदरफोर्ड ने। ठीक है, परमाणु की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। जो परमाणु की खोज जब रदरफोर्ड ने की, तो परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं आपके, लेकिन कह सकते हैं 3 अवयव होते हैं। 3 अवयव की अगर बात करें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज किसने करी, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, इलेक्ट्रॉन की। कई बार मैचिंग करने के लिए पेपर में आता है, तो अगर मैं बात करूंगा तो आपको एक ट्रिक याद होगी, ईंट पर नाच। क्या होगा, ईंट पर नाच। ट्रिक याद कर लीजिएगा, वैसे भरोसा मत रखिएगा। इसे यानी कि थॉमसन ने खोज करी प्रोटॉन की, सॉरी, ठीक है, किसने खोज करी, प्रोटॉन की। अगर बात करेंगे पासे, प्रोटॉन की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। उसके बाद अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो चैडविक ने खोज की थी। और चैडविक की अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो थॉमसन ने खोज की थी। किसने खोज की थी, तो थॉमसन ने खोज की थी। ठीक है, तो इतनी तो हमारी खोजें हो गई कि इन्होंने क्या करी थी, खोज की थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो परमाणु के मूल कण जो होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। लेकिन अगर यहां से पूछा जाता है कि नाभिक में कितने मूल कण होते हैं, तो नाभिक के कण जो होते हैं वो आपके प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के कण होते हैं। लेकिन परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, लेकिन नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। इसलिए नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन ही उपस्थित होते हैं। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है कि भाई नाभिक में क्या उपस्थित होता है, तो नाभिक में आपके न्यूट्रॉन व प्रोटॉन है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका एक प्रतिकण भी होता है। इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण भी होता है जिसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। क्या होता है, प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिकण आपका पॉजिट्रॉन हो गया। इसी में अगर बात करेंगे तो एक अल्फा कण होता है आपके, अल्फा कण। अल्फा कण को क्या कहते हैं, हीलियम नाभिक कहते हैं। ठीक है, अल्फा कण को हम क्या इस नाम से जानते हैं, हीलियम नाभिक के नाम से जानते हैं अल्फा कण को। जो अल्फा कण होता है, इसमें क्या होता है, या अल्फा कण बोले, हीलियम नाभिक बोले या हीलियम कण बोले, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं आपके और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। कई बार आपके रेलवे एग्जाम में पूछा गया है कि अल्फा कण में क्या होता है, तो 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन आपके अल्फा कण में होते हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जो हमारे ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी में, एसपीडीएफ होते हैं। क्या होते हैं, एसपीडीएफ। प्रत्येक ब्लॉक का आपको परमाणु क्रमांक याद रखना है। 46 की बात करेंगे, क्या है, पहले डीएन का परमाणु क्रमांक है। तो इसे किस ब्लॉक में रखेंगे, प्रश्न है किस ब्लॉक में रखेंगे। इसे किस ब्लॉक में रखेंगे, इसे डी ब्लॉक में रखेंगे। किस ब्लॉक में रखेंगे, डी ब्लॉक में रखेंगे। राइट, याद रखिए किस ब्लॉक में रखेंगे, तो भाई इसको डी ब्लॉक में रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भरने का जो क्रम होता है उसको क्या कहते हैं, आप बाउ का नियम के अनुसार, आप बाउ के नियम के अनुसार हम भरते हैं एसपीडीएफ में।
और जो आपबाऊ का जो नियम होता है वो किससे संबंधित होता है? आपके अभिविन्यास से संबंधित होता है। यानी कि कह सकते हैं जो चुंबकीय क्वांटम जो संबंधित होता है वो आपके किससे संबंधित होता है? अभिविन्यास से संबंधित होता है आपका आपबाऊ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूरा विस्तृत करके मैंने आपको बताया है। ठीक है, प्रश्न है हमारा अगला कि चाय में कौन सी मनोप्रभाव दवा पाई जाती है? यानी कि चाय जो होती है हमारी, चाय जो हम सुबह सुबह उठकर पीते हैं, कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनको चाय के बगैर नींद भी नहीं आती होगी। ठीक है, तो चाय चाय होती है, कॉफी होती है हमारे पास में। देखिएगा दो चीजें होती हैं, एक तो होती है कॉफी और एक होती है आपकी चाय। ठीक है, एक नींद को दूर करती है और एक थकान को दूर करती है। लेकिन भारत में इतने स्पेशल लोग पाए जाते हैं कि वो मिक्स करके बनाते हैं कि भाई चाय और कॉफी को मिक्स कर लो तो ना तो नींद आएगी ना तो क्या होगी, थकान होगी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो कॉफी में क्या होता है? कॉफी में होता है कैफीन। क्या होता है कॉफी में? कॉफी में होता है कैफीन। और अगर चाय की बात करेंगे तो चाय में क्या होता है? टेनिन अम्ल होता है। चाय में क्या होता है? टेनिन अम्ल होता है। लेकिन ऑप्शन में आपके क्या है? ऑप्शन में देखिएगा ब्यूप्रोपियन, मेरेक्लाइन, एफेड्रिन या कैफीन, कौन सा सही होता है? देखिएगा कौन सा सही होता है, इस बात को देखिएगा। ठीक है, अब कॉफी की अगर बात करेंगे और चाय की बात करेंगे तो आपको पता है कॉफी भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? कर्नाटक में। ठीक है, और चाय सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है भारत में? असम में। तो चाय सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? असम में पाई जाती है। चाय सबसे ज्यादा असम में मिलेगी, कॉफी आपको कर्नाटक में मिलेगी सबसे ज्यादा। ठीक है, अब देखिएगा तो यहां पर ऑप्शन है नहीं, तो यहां पर आपकी हो गया कैफीन। आंसर क्या हो गया यहाँ पर? कैफीन। अगर टैनिन अम्ल नहीं है तो कैफीन हो गया। इसी प्रकार होती है हमारी तमाकू। क्या होती है? तमाकू। और तमाकू में क्या पाया जाता है? तो तमाकू में भाई मेरे निकोटीन पाया जाता है। तमाकू में क्या मिलेगा आपको? निकोटीन मिलेगा। और तमाकू के बाद में एक विषैला पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं अफीम। अफीम को पोस्ता से प्राप्त किया जाता है और अफीम से मिलेगा आपको मॉर्फिन। ठीक है, क्या होता है? अफीम से क्या मिलेगा? अफीम से आपको मिलेगा मॉर्फिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बातें मैंने अभी तक आपको यहाँ पर जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अभी आपकी इच्छा है, आप मानिएगा या नहीं मानिएगा। ठीक है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप किताब खोल के देख लीजिएगा, आपको टोटल यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, अब देखिएगा यूपीएसआई बैच में आया था 2017 के प्रश्न है अभी ये। क्या गजब गजब क्वेश्चन आए थे। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क शुष्क चूने से गुजारा जाता है? किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? ठीक है, अमोनिया हो गई, क्लोरीन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या आपके हाइड्रोजन हो गई। देखिएगा बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण। क्या कह सकते हैं हम इसे हम कह सकते हैं व्यंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर बोले या व्यंजक चूर्ण बोले, बात एक ही है। CaOCl2, शायद ये देख के आप लोग समझ गए होंगे। CaOCl2 क्या गैस होगी आपकी? क्लोरीन गैस होगी। क्या होगी? क्लोरीन गैस होगी। राइट, याद रखिएगा क्या गैस होगी आपकी? क्लोरीन गैस होगी। ठीक है, अब देखिएगा अमोनिया। आपने नाम सुना होगा प्रशीतक का। क्या होता है? प्रशीतक। तो दो प्रकार के प्रशीतक होते हैं जिन्हें हम फ्रिज के नाम से जानते हैं, रेफ्रिजरेटर के नाम से जानते हैं, फ्रिज के नाम से देखिए जानते हैं। एक बड़े फ्रिज होते हैं, एक बड़े फ्रिज होते हैं और एक क्या होते हैं? छोटे फ्रिज होते हैं। ठीक है, माइनस में कर लेते हैं छोटे। जो छोटे फ्रिज होते हैं उन्हें हम कहते हैं घरेलू। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं घरेलू। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम घरेलू के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और जो बड़े फ्रिज होते हैं उन्हें हम कहते हैं ठंडे प्रशीतक या बड़े ठंडे प्रशीतक। बड़े फ्रिज में अगर बात करेंगे तो NH3 गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का प्रयोग करते हैं? NH3। और जो हमारे घरों में जो फ्रिज यूज होते हैं, जो हमारे घरों में फ्रिज यूज होते हैं उसमें बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
तो छोटे प्रशीतक जो होते हैं, जो घरेलू प्रशीतक होते हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करते हैं, और जो हमारे घरों में जो प्रशीतक होते हैं उसमें सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो बड़े जो उद्योग क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं वो भी प्रशीतक आपके होते हैं, तो उनमें जो हमारी गैस होती है वो आपकी अमोनिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को, या कह सकते हैं ठोस CO2 को क्या कहते हैं? तो ठोस CO2 को हम क्या कहते हैं? तो ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं ठोस CO2 को। अब अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, देखिएगा वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, यानी कि हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं? वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में आपकी जो गैस पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। क्या गैस कहते हैं? उसे हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं, जो कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में आपके पाई जाती है, राइट? याद रखिएगा। तो ये सब प्रश्न आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। भाई ध्यान से पढ़िएगा, मोहब्बत करिएगा क्वेश्चनों से। मोहब्बत नहीं करे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी है इस बेस पर कि आखिर हमको कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? तो जिंक का कौन सा एक अयस्क है? जिंक देखिएगा, जिंक बोलते हैं जेडन। ठीक है, क्या बोलते हैं? जेडन। तो जेडन का अयस्क कौन सा है आपका? अगर बात करें इस फेले राइट। ठीक है, जिंक का आपके अयस्क है। तो हर चीज का अयस्क होता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट अयस्क है एल्यूमिनियम का। अगर लेड की बात करें, शीशा, शीशा का जो अयस्क होता है वो होता है आपके, ठीक है, गैलेना। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, गैलेना। अगर बात करें यूरेनियम के अयस्क की, यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है जिसे हम बोलते हैं पिच ब्लेड। किस नाम से जानते हैं? पिच ब्लेड के नाम से जानते हैं यूरेनियम के अयस्क को। किस नाम से जानते हैं? पिच ब्लेड के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अयस्क हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आयरन का जो अयस्क होता है उसे हम कहते हैं हेमेटाइट। क्या कहते हैं? हेमेटाइट कहते हैं। तो ये कुछ वो अयस्क हैं जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा बार पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैं कितनी बार बोलूं कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है? जितनी बार आप सुनना पसंद करोगे, कि जितनी बार आप पढ़ना पसंद करोगे, उतनी बार मैं आपको बताऊंगा कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इनसे छूता अछूता कुछ भी नहीं है, यही पेपर में आने वाले हैं, यही आपकी पेपर में वर्दी दिलाने वाले हैं। ठीक है, यही वर्दी दिलवाएंगे, इनके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है पेपर में। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे क्लियर कर दूंगा आपके कि आपको भी लगेगा कि वाकई में क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत अच्छी कराई है सर आपने। ठीक है, आपको बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग की तरह मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा कि भाई ज्ञान जीएसई है जो आपकी नैया पार लगाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा बिलीव रखिएगा, और आपको बिलीव रखना ही पड़ेगा, वरना आप तो कहीं भी इससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बिलीव रखेंगे तो आप बिल्कुल आप अच्छा स्कोरिंग करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? कौन सा अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं इस प्रश्न पर, कौन सा अग्निशमक अपकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी प्रश्न आपका। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने बात करी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस शुष्क बर्फ कहते हैं इसे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ के नाम से इसको हम जानते हैं। अमोनिया की अभी हमने बात की थी कि जो बड़े शीतलक होते हैं उसमें आपके जो पाई जाती है वो कौन सी? अमोनिया। जो घरेलू जो हमारे फ्रिज होते हैं उसमें आपकी कौन सी गैस पाई जाती है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन। प्रश्न है कि ओजोन के लिए हानिकारक कौन सी होती है? तो ओजोन के लिए तो हानिकारक आपकी सीएफसी भी है, लेकिन अगर इसमें हेलोन का ऑप्शन है तो आंसर होगा हमारा डी वाला। डी वाला राइट आंसर होगा ओजोन के लिए। देखिएगा, ओजोन परत आपकी होती है, ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत, तो पहला पॉइंट यह है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो हम कह सकते हैं समताप मंडल में।
तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अब समताप मंडल को देखिएगा, जहां पर मौसमी घटनाएं नहीं होती, जहां पर मौसमी घटनाएं नहीं होती उसे समताप मंडल कहते हैं। जहां पर मौसमी घटनाएं होती है वहां पर क्षोभ मंडल उसे कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर आपके समताप मंडल को कहते हैं। तो ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत क्या करती है कि ओजोन जो करती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें जो हमारी होती हैं, उनको अवशोषित करने का कार्य करती है। तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य कौन करती है? ओजोन परत करती है। तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है हमारी ओजोन परत, जिसे हम कहते हैं कि जो 98% सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है ओजोन परत। ओजोन परत की बात करेंगे, इकाई किससे मापते हैं ओजोन परत की? तो ओजोन परत की इकाई को डॉप्सन से मापते हैं। किससे मापते हैं? डॉप्सन से। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब बनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस भी हम बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? हेलोन। ये भी यूपीएसआई के बैच का प्रश्न है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड का समय लगता है, या हम कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। राइट, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है? तो निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है? पॉलीप्रोपिलीन, कम घनत्व वाला पॉलीएथिलीन, पॉलीएस्ट्रीन, या ज्यादा घनत्व वाला पॉलीएथिलीन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ठीक है, याद रखिएगा। तो बोतल की बात अगर करेंगे, किससे बनाते हैं? प्लास्टिक से बना सकते हैं बोतल। इससे आपके प्लास्टिक से बना सकते हैं। ठीक है, बोतल आपके प्लास्टिक की होती है, स्टील में होती है। जो हमारी बोतलें होती हैं जो पानी को गर्म रखती है, जैसा उसमें पदार्थ हम भर दें वैसा ही रहेगा। तो उसकी जो अंदर की जो परत होती है वो रजत से बनी होती है। किससे? रजत से बनी होती है। तो देखिएगा, ज्यादा घनत्व वाला पॉलीएथिलीन होता है। कौन सा ऑप्शन होगा? ज्यादा घनत्व वाला पॉलीएथिलीन। ज्यादा घनत्व वाला पॉलीएथिलीन आपका राइट आंसर होगा। घनत्व की बात करेंगे, डेंसिटी हमारी होती है। क्या होती है? डेंसिटी। प्रश्न ये भी पेपर में पूछा आता है कि डेंसिटी को किससे मापा जाता है? तो डेंसिटी को हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से डेंसिटी का मापन किया जाता है। किससे किया जाता है? हाइड्रोमीटर से डेंसिटी का मापन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी 2017 के ही प्रश्न है आपका। करें, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ वस्त्र, यानी आपने देखा होगा कि बुलेट प्रूफ शीशे भी बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, आपके वस्त्र भी बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है? केबलर का। किसका? केबलर का। अब आप बोलोगे केबलर तो है नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका क्या है? देखिएगा, चारों ऑप्शन आपके ऐसे लग रहे होंगे कि चारों के चारों आंसर लगा दे और ठीक कर देते। इसमें एक ऑप्शन था उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? स्पेक्ट्रा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पेक्ट्रा के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे प्रश्न, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गई, बुलेट प्रूफ खिड़की जो हो गई, उसको बनाने के लिए जो हमारी कारें होती हैं उसमें गोली असर नहीं करती, ये सब आपके क्या होता है? अच्छा, गोली में क्या होता है? गोली में सबसे ज्यादा शीशे की मात्रा होती है। ठीक है, रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग के नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया गया था? तो किस प्रयोग के द्वारा नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? नाभिक की अभी हमने बात करी, रदरफोर्ड की अभी हमने बात करी। ब्लू प्रयोग से, डबल लिस्ट प्रयोग से, ऑयल ड्रप प्रयोग से, या गोल्ड फाइल प्रयोग से? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा आपका डी। डी वाला इसका राइट आंसर एकदम होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप बल्लाहन प्रश्न में सिर्फ याद रखिएगा कौन सा आंसर होगा हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। तो नहीं है वाला पता होना चाहिए। डाइक्लोरो, डाइफेनॉल, ट्राई क्लोरो एथनॉल, एटनिल, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, या हम कहें पाराकीट। आप बताइए कौन सा, देख लीजिएगा कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, कि कौन सा इसमें नहीं है आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो कौन सा कृत्रिम कीट नहीं, यानी कि आर्टिफिशियल कीटनाशक नहीं है? तो मैं तो कहूंगा पहला वाला तो बिल्कुल है, ड्राइक्लोरो डाइफेनेल ट्राइक्लोरोएथेन, ये बिल्कुल होता है आपका, है ना, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो। एट्रिल भी होता है आपका कीटनाशक,
बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी आपका कीटनाशक होता है, ठीक है। पैराकीट नहीं होता, ये तो कुछ होता ही नहीं है, तो आंसर होगा हमारा डी। ये तो वैसे ही आपको देखने से ही लग रहा होगा कि इसका आंसर एकदम डी वाला होने वाला है, ठीक है। करें उच्च शुद्धता का जर्मेनियम द्वारा प्राप्त किया था। जर्मेनियम किसके द्वारा प्राप्त किया था? तो देखिएगा अर्धचालक होते हैं हमारे, ठीक है। जर्मेनियम क्या होते हैं? अर्धचालक। तो हम कह सकते हैं अर्धचालक हो गए। जैसे यहां पर आपका जर्मेनियम लिखा होता, अगर यहां पर इसके अलावा सिलिकॉन लिखा होता, क्या लिखा होता? सिलिकॉन को लिखा होता, तो आंसर इसका आखिर होता क्या? तो आंसर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होता। तो आंसर आखिर होता क्या? बाष्पीकरण परिशोधन होता है, क्षेत्रीय परिशोधन होता है, ध्रुवीकरण होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट परिशोधन होता है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? क्षेत्रीय परिशोधन। ये भी देखिएगा कठिन इसलिए है क्योंकि यूपीएसआई में पूछे गए हैं, हो सकता है ऐसा एक प्रश्न उठाकर आपके पेपर में भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट तैयारी करिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे चलिएगा लेकिन चलिएगा स्पीड से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु जो कक्षीय तापमान द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है। जो कमरे के अंदर तापमान पर, कमरे के अंदर तापमान में द्रव अवस्था में रहती है, ऐसी धातु आपको बताता है, ऐसी अधातु आपको बताना है। अगर मैं यहां से बोलूं कि धातु क्या होगी, मैं अगर यहां से बोलूं कि धातु क्या होगी, आप बोल रहे हो कि अधातु क्या होगी, है ना। आप बोल रहे हो अधातु क्या है, प्रश्न पूछ रहा है अधातु क्या है, तो मैं कहूं अधातु क्या है? ब्रोमीन। धातु क्या है? आपके पारा, ठीक है। याद रखिएगा क्या है आपके? पारा। पारा यानी कि मरकरी, क्या है आपके? मरकरी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है, ठीक है। हीलियम किस में भरी जाती है? तो हीलियम आपके गुब्बारों में भरी जाती है, हीलियम गुब्बारों में भरी जाती है। और प्लस गोताखोर, गोताखोर जब जाते हैं समुद्र में तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण साथ में लेकर जाते हैं, हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण साथ में लेकर जाते हैं, गुब्बारों में भरी जाती है आपके, ठीक है। कौन सी? हीलियम गैस, ओनली हीलियम गैस गुब्बारों में आपके भरी जाती है। कैसी कैसे करिएगा? ऐसा देखिएगा, प्रश्न देखिएगा, 2019 के लेटेस्ट पेपर का प्रश्न है, 2019 के लेटेस्ट पेपर का प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रखिए कौन सी, अगर धातु पूछे, अधातु पूछे तो ब्रोमीन, और धातु पूछे तो आपके पारा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए। निम्नलिखित में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो कौन सा तत्व ऐसा है जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? बताइएगा, जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होगी। तो परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी किसकी होगी? देखिएगा आवर्त सारणी में वर्ग होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, उसकी परमाणु त्रिज्या होती है, उसी बेस्ड पर पूछा गया। ब्रोमीन अभी मैंने बताई कमरे के ताप पर अधातु है, कमरे के ताप पर कैसी है? अधातु है, लेकिन नॉन मेटल है। क्लोरीन होगी, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा। देखिएगा क्या आंसर होगा इसका। तो अगर इसके आंसर की हम बात करें, कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। मुझे लग रहा है कि इसका क्लोरीन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा आपके? क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3 COO CH2 CH3 किसका सूत्र है, किसका फार्मूला है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फार्मूला कितना बेहतरीन है, कितना प्यारा सा फार्मूला आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप बताइएगा कि किसका फार्मूला है ये, किसका फार्मूला है भाई? ब्यूटेनिक एसिड का। किसमें पाया जाता है? आपके मक्खन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मक्खन में। मक्खन को दही बोल सकते हैं क्या? तो मक्खन और दही में, और दूध से दही भी बनता है। दूध से क्या बनता है? दही बनता है। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है आपका? तो हम कह सकते हैं दूध से दही बनना आपका केमिकल चेंज है, ठीक है। केमिकल चेंज है दूध से दही बनना, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही का बनना। कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही का बनना आपका रासायनिक परिवर्तन है, नंबर 1, ठीक है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। और बात अगर करें तो लैक्टिक एसिड क्या होता है?
दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। और मक्खन में आपका ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। मिथाइल एथनाइट, एथिल एथेनोइट या प्रोपेनोइक अम्ल, कौन सा एसिड पाया जाता है? देखिएगा ये फार्मूला किसका है, तो मैं कह सकता हूं ये जो फार्मूला है आपका, मैं कह सकता हूं इसको 5 और 3 8, ठीक है। सी से भी जोड़ सकता हूं। ये जो फार्मूला आपका है वो किसका है? आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एथिल एथोनाइट। ठीक है, राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी। यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। मिश्र धातु गुलाब, सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? तो सोने के अलावा सोने में और कौन सी धातु शामिल होती है? तो सोने की बात करें तो सोना, सोना सबसे आघात वर्धनीय है। देखिएगा एक धातु होती है जिसे हम कहते हैं आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय वो धातु होती है जिनसे आभूषण बनाए जाते हैं, यानी कि जिसे कितना भी पीटे उस पर दर्द ना हो, यानी कि पीटने पर वो टूटे ना, उसे हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय कहते हैं। जैसे प्लेटिनम, प्लेटिनम कैसी है? आघात वर्धनीय। प्लेटिनम कैसी है? आघात वर्धनीय धातु है प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद आपकी जो सोना है वो आपकी कैसी है? आघात वर्धनीय धातु है, जो कि टूटता नहीं है। चांदी भी हमारी होती है जो टूटती नहीं है, ठीक है। तो सोने के साथ हम कौन सी मिलाएंगे? तो सोने के साथ हम तांबा को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? सोने के साथ तांबा को मिलाएंगे, क्योंकि तांबा क्या है? मिश्र धातु है। तांबा क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है। तो तांबा एक एलॉय है, यानी कि एक मिश्र धातु है तांबा। तो सोने का जब आभूषण हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या मिलाते हैं? तो उसमें हम तांबा को मिलाते हैं सोने का आभूषण साथ में बनाने पर, ठीक है। आघात वर्धनीय क्या होती है? जिसको मारने पर चोट नहीं होती, जिसमें आघात नहीं बनता, उसे आघात वर्धनीय कहते हैं, ठीक है। मोनोमर कैप्रोलैक्टम्स का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर की तरफ मूव करेंगे, राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न पहले ये देखिए कितने कठिन प्रश्न है, जो आपने बहुत कम बुकों में देखे होंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यूपी पुलिस के साइंस के वो क्वेश्चन पहले करा दिए जाएं, जिसमें जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, बहुत सारे पेपर में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, पहले वो क्वेश्चन करा दिए जाएं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नाइलाइन 6, ठीक है। ओके, टेफ्लॉन क्या होता है? तो कढ़ाई, यानी कि कढ़ाई जो आपकी होती है खाना बनाना, उसकी निचले की परत क्या होती है? ब्लैक कलर की होती है, उसको टेफ्लॉन कहते हैं, ठीक है। केवलर अभी मैंने बताया, केवलर क्या होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट में होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। 1907 में बेकेलाइट का निर्माण किया गया था। CsSO4 इंटू 2H2O का फार्मूला किसका सूत्र है? एप्सम नमक का, जिप्सम का, गंधक का, क्वार्ट्ज का, ठीक है। तो देखिएगा 5H2O होता है, लेकिन ये भी ठीक है हमारे कुल मिलाकर। इसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसे हम? तो इसे हम जिप्सम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिप्सम बोल सकते हैं। अब देखिएगा सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम कहाँ मिलाते हैं? सीमेंट में। तो सीमेंट में भाई हम जिप्सम मिलाते हैं, सभी लोगों को पता है। तो आखिर मैं पूछूं कि सीमेंट में जिप्सम मिलाते क्यों हैं? रीजन ये है कि सीमेंट में हम जिप्सम क्यों मिलाते हैं, यानी कि जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, यानी कि वो शीघ्रता से जम जाए इसलिए मिलाया जाता है ना। क्या आंसर होगा? शीघ्रता से ना जमने के लिए, शीघ्रता से ना जमने के लिए, यानी कि सीमेंट शीघ्रता से ना जमे, यानी कि सीमेंट में बहुत सारी मजबूती होती है, तो जैसे ही हम उसे पानी के संपर्क में लाते हैं वो तुरंत जम जाता है। तो शीघ्रता से ना जमे इसके लिए उसमें क्या मिलाते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जैसे परमाणु रिएक्टर आपके पास जो होता है, परमाणु रिएक्टर में हम मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो परमाणु रिएक्टर जो होते हैं उनको मंदक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉनों की गति को बढ़ाने के लिए नहीं, इसका न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। तो न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए हम नाभिकीय रिएक्टर यानी कि परमाणु रिएक्टर मंदक का प्रयोग करते हैं न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। ठीक उसी प्रकार सीमेंट जल्दी से ना जमे, सीमेंट जल्दी से ना जमे इसलिए उसमें क्या मिलाते हैं?
जिप्सम मिला देते हैं। तो सीमेंट जल्दी से ना जमे इसलिए उसमें जिप्सम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जिप्सम मिलाते हैं कि वो जल्दी से ना जमे। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहे गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ अपकरण किया था। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब आखिर क्या है? प्रश्न है कि गैल्वेनाइजेशन में इसमें कौन सी धातु है जो यहाँ पर आएगी। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया आखिर किससे संबंधित होती है, ये प्रश्न इसने पूछा है। तो किससे संबंधित होती है? तो गैल्वेनाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो आपके जस्ते यानी कि जिंक से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? जैडन से। ठीक है, जैडन से संबंधित आपके होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या है? C60। C60 का उपयोग वैसे तो हम कोबाल्ट में करते हैं, कोबाल्ट 60 कहते हैं इसे, कोबाल्ट 60 कहते हैं इसे C60 में, जो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। एक अणु है जिसमें के रूप में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो किस रूप में 60 कार्बन परमाणु होते हैं ये हमको बताना है। तो किस रूप में होते हैं 60 कार्बन परमाणु? ठीक है, तो देखिएगा कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन के दो अपरूप हैं, एक तो आपका हीरा हो गया और एक आपका क्या हो गया? ग्रेफाइट हो गया। और कोयला भी इसका क्या होता है? रूप होता है आपके। ठीक है, कोयला भी होता है हमारे पास में। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? रूप होते हैं किसके? आपके कार्बन के। C614 आपका कार्बन होता है, या कह सकते हैं C612 आपका क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन में 12 पंचभुज होते हैं, 20 षष्ठभुज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आंसर नंबर 18 यानी कि अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट। 2019 में देखिएगा पूछा गया था, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा जैसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह कौन सा होता है? कोयले की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, कोयले की अगर हम बात करें, कोयला, अब कोयले की अगर बात करें तो ठीक है, तो देखिएगा कोयला जो होता है 4 प्रकार का होता है। ऐसा कोयला होता है 4 प्रकार का। एंथ्रोसाइड्स जिसे हम कुकिंग कोयला कहते हैं, विटामिन्स, उसके बाद हम कह सकते हैं लिग्नाइट, क्या कह सकते हैं? लिग्नाइट। और लिग्नाइट के बाद आपके दलदली क्षेत्रों में पिट कोयला पाया जाता है। तो कोयले का जो सबसे अच्छा रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंथ्रोसाइड्स कहते हैं। और इसी में आपके 80 से 95% तक आपके कार्बन होता है। ठीक है, जो कोयले का सबसे शुद्धतम रूप होता है, कोयले का सबसे शुद्धतम रूप होता है, ठीक है, यानी कि कार्बन का प्रतिशत सबसे ज्यादा इसी में होता है। इसे कुकिंग कोयला के नाम से भी जानते हैं, कुकिंग कोयला भी कहते हैं हम इसे। तो देखिएगा ये कोयला जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे एंथ्रोसाइड्स के कोयले की अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन आपका झारखंड में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? झारखंड में मिलेगा। उसके बाद अगर लिग्नाइट की बात करें तो आपके तमिलनाडु में मिलेगा। और अगर बात करें पिट कोयले की तो आपकी पिट कोयला कहाँ मिलेगा? दलदली क्षेत्रों में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दलदली क्षेत्रों में। ठीक है, तो इस प्रकार के कोयले आपको मिलते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेगा? दलदली क्षेत्रों में आपका कोयला मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा कई बार तो मैंने आपको कोयले से पढ़ाया है। वो छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। किसको छोड़कर? सभी संघनन जो है वो बहुलक हैं, यानी कि बहुलक से भी आपके प्रश्न आता है। क्या कहते हैं इसे? पॉलीमर कहते हैं बहुलक को। ठीक है, तो बताइएगा क्या राइट आंसर होगा बहुलक वाले में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ना हो। ठीक है, वो छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपोलिन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट। ए भी आपका है, ए भी है, ए भी है आपका, ए वाला नहीं है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, बने रहिएगा। और आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो देखिएगा
भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व का विश्व में सबसे अधिक भंडार मौजूद है? तो किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम का भंडार कहां पर है सबसे ज्यादा? तो यूरेनियम सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में मिलेगा। कहां मिलेगा? कजाकिस्तान में भंडार मिलेगा। ठीक है। रेडियम, बिस्मथ या थोरियम? आंसर क्या होगा आपके? थोरियम। आंसर होगा थोरियम। टीएच आपका 90, यानी कि परमाणु क्रमांक 90। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 235। यूरेनियम के एस की बात करें तो यूरेनियम का एक एस का जिसे हम कहते हैं पिच ब्लेड। क्या होता है आपके? पिच ब्लेड होता है। अगर थोरियम के एस की बात करें तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोनाजाइट। कौन सा एस होता है थोरियम का? मोनाजाइट। ठीक है, इसका पिच ब्लेड और इसका क्या आपके? मोनाजाइट। ठीक है, याद रखिएगा। थोरियम कहां मिलेगा? तो लास्ट ईयर प्रश्न पूछा गया था, केरल के समुद्री तटों पर मिलेगा आपको भारत में। और विश्व में सबसे अधिक मात्रा इसी की समुद्री भागों में, यानी कह सकते हैं केरल में जो तट है उसे हम कह सकते हैं मालाबार का तट। यहीं पर आपके सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, यहीं पर आपके सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न आपके लिए गलत नहीं साबित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न आपके आते ही आते हैं पेपर में। तो ये भी प्रश्न पूछा सकता है कि भारत में सबसे अधिक भंडार किसके हैं? तो भारत में भी सबसे अधिक भंडार आपके थोरियम में ही है। ठीक है, अब प्रश्न है कि काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग अलग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो काली स्याही, काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग अलग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? अनुमापन, अपकेंद्रीय, क्लोरीनीकरण या आपके वर्ण लेखन? बिल्कुल सटीक आंसर है, क्या होगा? वर्ण लेखन। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लॉजिकल प्रश्न बनाया गया है कि भाई देख लीजिएगा प्रश्न को, अब प्रश्न अच्छे से कर दीजिएगा। गुमराह करने वाले प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों को गुमराह करने वाला प्रश्न बोलते हैं कि भाई ये प्रश्न जिसने जल्दबाजी में करा वो कहीं ना कहीं क्लोरीनीकरण लगा सकता था। चींटियों, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो चींटी, चींटी में क्या होता है? डंक होता है, तो चींटी का डंक होता है। प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि चींटियों के डंक में क्या होता है? चींटियों के डंक में, तो चींटियों के डंक में क्या होता है? मेथ्योनिक एसिड होता है। क्या होता है आपके? मेथ्योनिक एसिड होता है। मेथ्योनिक एसिड अगर ना मिले आपको पेपर में तो हम कह सकते हैं क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है आपके? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है आपके? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, अब हम बिच्छू के डंक में अगर यहां से पूछ लें कि बिच्छू के डंक में क्या होता है, तो जितने भी आपके डंक होते हैं उन सभी के डंक में आपके फॉर्मिक एसिड ही होता है। कौन सा एसिड होता है आपके? फॉर्मिक एसिड होता है। पहली बात। दूसरी बात की ओर मूव करते हैं कि भाई चींटी ने हमला कर दिया, फसलों की सुरक्षा के लिए किस कीट का उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करेंगे? तो भाई यहां पर कपूर रख देंगे तो चींटियां चली जाएंगी, चाहे वो घर की हो चाहे वो फसलों की हो, कहीं पर भी हो चींटियां क्या होंगी? चली जाएंगी वहां से। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित किसको ईंधन सेल कहा जाता है? तो किसको भैया ईंधन सेल कहा जाता है? कार्बन को, नाइट्रोजन को, पोटेशियम को, आणविक ऑक्सीजन को? वेरी वेरी ग्रेटेस्ट प्रश्न है, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। लीजिए मैं हट जाता हूं, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, और आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्या होगा? कार्बन। कार्बन अभी हमने पढ़ा नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आपके नाइट्रोजन। पोटेशियम, ठीक है, आपको चाकू से काटा जा सकता है। आणविक ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होगा कि ईंधन सेल के रूप में किसे प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2017, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, 2017 में पूछा गया था यूपीएसआई के पेपर में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। एक बार ढोल बजाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाली प्लास्टिक को क्या कहते हैं? देखिए अब प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल लॉजिक प्रश्न है। मैंने कहा साइंस में वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो हमारी जिंदगी में है, जो हमारी जिंदगी में नहीं है उन प्रश्नों का कोई अस्तित्व नहीं है साइंस में। ठीक है, देखिए एक बार ढले जाने के बाद
गर्म करके नर्म नहीं किए जाते हैं, यानी कि गर्म करके नर्म नहीं किए जाएंगे। याद रखिए, गर्म करके नर्म नहीं किए जाते वाली प्लास्टिक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, या थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथन्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यूपी कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में इतना अच्छा प्रश्न पूछा गया था, यानी कि देखिएगा बहुलक से प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे? बहुलक से लगातार प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा कौन सी होगी? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो एक बार गर्म हो गई तो उसको नर्म नहीं किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी कि अगर एक बार सेटिंग हो गई तो उसको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन आजकल के विद्वान उसको हटा देते हैं। विद्वान मतलब लड़के लड़कियां, ठीक है, वो हटा देते हैं। यानी कि एक बार अगर तुम्हारी सेटिंग हुई तो भाई कहानी दोबारा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि दोबारा तुम्हारी सेटिंग नहीं हो सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस है? कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो निष्क्रिय गैस कौन सा विकल्प नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। निष्क्रिय गैस, अब देखिएगा हमारे आवर्त सारणी में हमने अक्रिय गैस पढ़े होंगे, आवर्त सारणी में हमने अक्रिय गैसों को देखा होगा। अक्रिय गैसों को हम नोबल गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? नोबल गैस भी कहते हैं। और नोबल गैस को हम उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? जीरो होती है। तो क्या इन्हीं सब गैसों को निष्क्रिय गैस भी कहते हैं? तो बिल्कुल कहते हैं, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। तो कितनी होती हैं? चलिए लिखते हैं। समूह 18 के एलिमेंट्स हैं, आवर्त सारणी के समूह 18 के अंतर्गत आते हैं। कितनी है आपके? तो देखिएगा आपके सामने अभी लिखते हैं, आप डिसाइड करिएगा कितनी है, ठीक है। मैंने तो तीर लगा दिया, आप बताइएगा। सबसे पहले रेडोन, जो कि आपकी अक्रिय गैस है। हीलियम आपकी अक्रिय गैस है, ठीक है। जेनॉन हो गई आपकी, क्रिप्टॉन हो गई, क्या हो गई आपकी? क्रिप्टॉन हो गई। क्रिप्टॉन के बाद अगर बात करेंगे जेनॉन क्रिप्टॉन, नियोन आपकी हो गई। उसके बाद हम कह सकते हैं कौन सी गैस होती है आपके? आर्गन। तो कितनी अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैसें 6 हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन घनता आपकी जीरो होती है। कितनी होती है इलेक्ट्रॉन घनता? इलेक्ट्रॉन घनता होती है आपकी जीरो, सिपर जीरो इलेक्ट्रॉन घनता होती है। अब देखिएगा ये गैसें बहुत कमाल की हैं। पहले तो चलिएगा प्रश्न देख लेते हैं कौन सी नहीं है। तो देखिएगा क्रिप्टॉन है, आर्गन है, जेनॉन है, क्लोरीन नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका? क्लोरीन, ठीक है। पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई ए वाली ऑप्शन में नहीं है, तो भाई हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिएगा पृथ्वी पर भूकंप आता है, तो पृथ्वी पर भूकंप आने पर कौन सी गैस निकलती है? भूकंप आने पर पृथ्वी पर निकलती है रेडोन गैस। कौन सी गैस निकलती है? रेडोन गैस निकलती है। भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? तो दो चीजों से माप सकते हैं। एक तो रिएक्टर पैमाने से मापते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं सिस्मोग्राफों से मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भी मापते हैं, यानी कि रिएक्टर पैमाना या सिस्मोग्राफ से हम मापते हैं, ठीक है, भूकंप की तीव्रता को। अब देखिएगा हीलियम, अभी हमने बात करी, हीलियम कहाँ भरी जाएगी? गुब्बारों में भरी जाएगी। तो हीलियम आपके गुब्बारों में भरी जाएगी, ठीक है। कहां पर भरी जाएगी? गुब्बारों में भरी जाएगी आपके हीलियम, ठीक है। जेनॉन हो गई, नियोन हो गई, आर्गन होगी। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में एकमात्र अक्रिय गैस। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में एकमात्र अक्रिय गैस, जिसका वायुमंडल में प्रतिशत है आपका, ठीक है, इतना प्रतिशत है, 0.93% है, ठीक। याद रखिएगा दोस्तों, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। अब आपकी मर्जी है कि आप इग्नोर करते हैं नहीं करते, आपको पसंद नहीं आ रहा है सेशन तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में जब पूछे जाएंगे तो आपको याद हम ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि जीएस का प्रश्न सबसे पहले स्टूडेंट करता है, और ये यहाँ पर नहीं पूछा गया। देखिएगा यूपी कांस्टेबल परीक्षा शिफ्ट नंबर 1, आप पेपर की मैचिंग करिएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप पेपर की मैचिंग को करिएगा,
पेपर की मैचिंग अगर आपने कर ली तो भाई एकदम नंबर 1 क्वेश्चन होने वाले हैं आपसे, ठीक है। और उम्मीद है कि 26 आर्टिकल भी आप जानते होंगे, ठीक है। साधारण नमक क्या है? ये इतना सरल प्रश्न है कि साधारण नमक है यानी कि इसका केमिकल नाम उसने पूछा है मात्र। सोडियम कार्बोनेट नहीं भाई, सोडियम कार्बोनेट नहीं है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड तो शायद हो सकता है, कैल्शियम से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आयोडीन खाते रहो, घेंगा नहीं होगा, कैल्शियम कैल्शियम है नहीं। आंसर क्या होगा? देखिएगा इतना सरल प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है, 2014 के पेपर में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2014 के पेपर में पूछा गया, साधारण नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर द्वारा भरे सिलेंडरों में भर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है वो कैसी है? ये तो देखिएगा, मैंने कहा जिंदगी जिस पर निर्भर है वही प्रश्न हमारे साइंस में पूछे जाते हैं, अन्यथा कोई भी प्रश्न साइंस में नहीं पूछे जाते हैं। तो जिंदगी किस पर निर्भर है, सिलेंडरों में कौन सी गैस भरेंगे, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए ना कि सिलेंडरों में भैया कौन सी गैस भरेंगे। तो सिलेंडरों में जो गैस भरी जाती है उसे हम कहते क्या हैं? द्रव कहते हैं, गैस कहते हैं, ठोस कहते हैं या एक घोल कहते हैं। अब उसने सीधा सीधा बोल दिया कि गैस एजेंसियों के द्वारा जो सिलेंडर भर कर दी जाने वाली जो गैस होती है उसको क्या कहते हैं? तो देखिएगा उसमें तो लिक्विड होता है, सिर्फ दिमाग पे जोर लगाना है, गैस आंसर नहीं, गैस वो होती है जो हम जलाते हैं, ठीक है। 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? इतना सरल प्रश्न जो कि मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट क्या आखिर होता है? तो देखा होगा आपने बॉर्डर मूवी में कि भाई देखिएगा डायनामाइट व्यक्ति के वजन से नहीं फटते, कई कुंटल का वजन चाहिए होता है। अब तो छोटे डायनामाइट भी आने लगे जो व्यक्ति के वजन से भी फट जाते हैं, माइन जिसे बोलते हैं, ठीक है। और डायनामाइट का आविष्कार किया और इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अल्फ्रेड नोबल की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कारों की जो स्थापना की गई थी वो 1895 में की गई थी स्वीडन में, लेकिन पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था, एक्स किरणों की खोजों के लिए दिया गया था, ठीक है। तो पहला नोबेल पुरस्कार एक्स किरणों की खोजों के लिए किसे दिया था? रोंटगन को दिया था। किसे दिया गया था? रोंटगन को दिया गया था। तो पहला पुरस्कार 1901 में मिला था आपके रोंटगन को। भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में और भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले जो पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? सीवी रमन को। तो सीवी रमन वो व्यक्ति थे जिन्हें सबसे पहले पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को सबसे पहला पुरस्कार मिला था, ठीक है। याद रखिए सीवी रमन को सबसे पहला मिला था, ठीक है। सबसे पहला किसे मिला था? सीवी रमन को सबसे पहला पुरस्कार मिला था। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? डायनामाइट। देखिएगा 2013 में ग्रेड ए में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो कौन सा बायोडीजल पौधा है? जावा घास तो नहीं है, रतन जूट है जिसे जोटरफा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम? जोटरफा के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। देखिएगा ऑपरेटर के पेपर में, ऑपरेटर का पेपर आने वाला भी। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में हमेशा होता है, किसमें होता है? एल्यूमिनियम आयन में होता है, मीथेन में होता है, ओजोन में होता है या फास्फोरस में होता है? तो प्रश्न क्या है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में, कोहरा जो होता है वो किससे होता है, ठीक है, बताइएगा। तो किससे होगा आपके कोहरा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, किससे होगा आपके, ठीक है, बताइएगा आंसर क्या होगा मेरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किससे होगा? एल्यूमिनियम से होगा, मीथेन से होगा, ओजोन से होगा, फास्फोरस से होगा। देखिएगा मीथेन, मीथेन धान के खेतों से निकलती है, धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस धान के खेतों से निकलती है। डेयरी उद्योग से कौन सी गैस निकलती है? तो डेयरी उद्योग से भी आपकी मीथेन गैस निकलती है। फार्मूला क्या होता है मीथेन गैस का? CH4 इसका फार्मूला होता है। अच्छा CH4 फार्मूला होता है, अच्छा दो चीजें मुझे और याद आ गई।
मैं कह सकता हूं कि सीएनजी, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन गैस है। और नेचुरल गैस का भी मुख्य घटक क्या है? मीथेन गैस है। ओ, इतने सारे क्वेश्चन आपके मीथेन गैस से जो कि पेपर पूछे आते हैं। और इसी का एक भैया है जिसे हम कहते हैं एलपीजी, और एलपीजी का मुख्य अवयव है आपके ब्यूटेन गैस। तो एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है आपका? ब्यूटेन गैस। कौन सी गैस है? ब्यूटेन गैस एलपीजी का मुख्य अवयव है, और सीएनजी का मुख्य अवयव CH4 है। आंसर क्या होगा? ओजोन। क्या होगा आंसर? ओजोन होगी। तो आंसर आपकी ओजोन होगी। ठीक। पीतल किसकी किसकी मिश्र धातु है? देखिए पीतल मिश्र धातु है किसकी? तांबा व टिन की, तांबा व जस्ते की, जस्ता व लोहे की, तांबा व आपके लोहे की। ठीक है। पीतल, पीतल, पीतल में सबसे अधिक होता है आपका तांबा, यानी कि ऑप्शन वाला होगा आपका सी, सॉरी ऑप्शन होगा आपका बी, तांबा प्लस जस्ता, यानी कह सकते हैं Cu प्लस Zn होगा। Cu प्लस Zn आपका होगा किसकी? पीतल। पीतल नगरी किसे कहते हैं? तो पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, मुरादाबाद को। ठीक है, याद रखिएगा। यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न 2011 में। प्रश्न है कि सोडियम को किस में रखते हैं? भाई अभी तो कुछ देर पहले बताया था कि सोडियम को किस में रखेंगे, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ कि सोडियम किस में रखेंगे? सोडियम को पानी में रखेंगे, है ना? कहाँ रखेंगे? मिट्टी के तेल में रखेंगे सोडियम को। अभी तो बताया था। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फलों को पकाने के लिए गैस प्रयुक्त होती है एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन या प्रोपेन। तो देखिएगा इसमें अगर एसिटिलीन होता और एथिलीन ना होता, अगर एसिटिलीन होता एथिलीन ना होता तो आंसर क्या लगाते? एसिटिलीन को लगाते। अब इसमें दोनों है तो कंफ्यूजन बन गया, लेकिन आयोग ने क्या सही माना? एथिलीन। क्या सही माना आयोग ने? एथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? एथिलीन का प्रयोग करेंगे। ठीक। नया क्वेश्चन, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा को मिलाया जाता है। अभी तो बताया था मैंने, शायद रिपीट हो गया। शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? तो शुद्ध यूरेनियम आखिर होता किस में है? ठीक है, देखिए यूरेनियम के लिए, यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। बात समझिएगा, यूरेनियम के पीला केक कहते हैं। कजाकिस्तान में मिलता है आपके, कहाँ मिलता है? कजाकिस्तान में मिलता है। कजाकिस्तान के बाद में आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, कनाडा में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में, फिर आपके कनाडा में, और फिर आपके ऑस्ट्रेलिया मिलता है। पीला केक कहते हैं उत्तर प्रदेश में ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर में पाया जाता है, याद रखिएगा। और यूरेनियम भारत में सबसे ज्यादा जादूगोड़ा की खानों में पाया जाता है। जादूगोड़ा की खानों में पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसमें होता है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुएं का शुद्ध, कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए उसमें प्रयुक्त की जाती है, कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑक्सीजन गलत, अमोनिया गलत, नाइट्रोजन गलत। तो किसी भी पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। तो 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना होता है? सोने की जो मात्रा होती है वो कैरेट में मापी जाती है। ठीक है, कितना होता है? 75%। कितना होता है? 75% होता है। तो भाई आरो यारो पे आप साइंस को बेहतर और बेहतर भी पढ़ सकते हैं। साइंस को यहाँ तो हमने सिर्फ प्रश्न देखे थे। ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अपनी। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों मिलेंगे हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये जो ऊपर आपका नंबर दिख रहा है, यहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, वरना आपको कमेंट्स बॉक्स से भी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में नई क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।